अंकित गुस्से में ऋषभ के ऊपर गन तान देता है और बोलता है, तेरा वक्त पूरा हुआ ऋषभ देशमुख, मरने के लिए तैयार हो जा। अंकित की बात सुनकर सिम्मी डर जाती है। वह लड़खड़ाती हुई जुबान में बोलती है, प्लीज़ अंकित, ऋषभ को कुछ मत करना। इसकी मौत के बाद ही तुम मेरी हो पाओगी, इसलिए मरना तो इसे हो गई। अंकित शातिर हंसी हंसते हुए बोलता है। सिम्मी अपनी आंखें बंद करती है। अंकित गन का ट्रिगर दबाता कि सिम्मी बोलती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ अंकित, पर प्लीज़ तुम ऋषभ को छोड़ दो। सिम्मी की बात सुनकर अंकित खुश होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम सच में मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? हाँ अंकित, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम ऋषभ को कुछ नहीं करोगे, सिम्मी ने रोते हुए कहा। अंकित खुशी से सिम्मी को गले लगाते हुए बोलता है, ओ सिम्मी बेबी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि यह सुनकर मैं कितना खुश हूँ। वहीं ऋषभ सिम्मी की बात सुनकर शॉक्ड हो गया था। वह नहीं चाहता था कि उसकी जान बचाने के लिए सिम्मी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। वह सिम्मी को देखता है और बोलता है, नहीं सिम्मी, तुम इससे शादी नहीं करोगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम अंकित जैसे हैवान से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगर इसे मुझे मारना है तो मार ले, लेकिन तुम इससे शादी नहीं करोगी। ऋषभ की बात सुनकर अंकित को गुस्सा आ रहा था। वह उसे कुछ बोलता तब तक सिम्मी बोलती है, चलो अंकित। अंकित खुशी से सिम्मी का हाथ पकड़ लेता है और ऋषभ को देखकर कुटिलता से मुस्कुरा देता है। वह सिम्मी का हाथ पकड़कर मंडप तक ले जाता है और उसके साथ वहां बैठ जाता है। प्लीज़ सिम्मी, ऐसा मत करो, तुम्हें मेरी कसम है सिम्मी, मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए प्लीज़ ये शादी मत करो, ऋषभ ने रोते हुए कहा। ऋषभ के कसम देने पर सिम्मी कुछ पल रुक जाती है, फिर रोते हुए धीरे से बोलती है, सॉरी ऋषभ, पर मैं तुम्हारी कसम का मान नहीं रख सकती। यह शादी मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं खुद बर्बाद हो सकती हूँ, पर तुम्हें कुछ हो जाए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। सिम्मी की बात सुनकर अंकित हैरान होकर सिम्मी को देखने लगता है। उसके इतना कुछ करने के बाद भी सिम्मी के दिल में सिर्फ ऋषभ ही था। वह उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए खुद बर्बाद होने को तैयार थी। यह सब सोचकर उसके दिल में एक दर्द सा उठता है कि क्यों सिम्मी को कभी उससे प्यार नहीं हुआ। क्या उसको सिम्मी से मोहब्बत सच्ची नहीं थी? तभी गोली चलने की आवाज़ आती है तो सभी चौंक जाते हैं और आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। सामने दिव्या हाथ में गन लिए हुए खड़ी थी। इस वक्त गुस्से से उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके गन का निशाना सिम्मी थी। उसकी वजह से ऋषभ ने उसे ठुकरा दिया है। यह वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और सिम्मी को ख़त्म करने के इरादे से ऋषभ का पीछा करते हुए वहां आ गई। पहले तो ऋषभ को कहीं और जाते हुए देखकर वह हैरान हुई, पर अब जब सिम्मी उसके सामने है तो उसे सब समझ आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषभ और अंकित दोनों ने एक साथ कहा। मैं तो यहाँ इस सिम्मी को ख़त्म करने आई थी। आज सिर्फ इसके कारण एक बार फिर ऋषभ मुझसे दूर हो गया, दिव्या ने सिम्मी के लिए अपनी आंखों में नफरत लिए कहा। दिव्या की आवाज़ सुनकर सिम्मी हैरान हो जाती है। वैसे तुम सिम्मी से शादी करके मेरा काम आसान कर रहे हो, दिव्या ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। यह जानकर कि दिव्या वहाँ सिम्मी को मारने के इरादे से आई थी, ऋषभ को बहुत गुस्सा आता है। वह दिव्या को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सिम्मी को मारने की, सोचने की भी? तुम्हें क्या लगता है कि सिम्मी को भूलकर मैं तुमसे शादी कर लूँगा? कभी नहीं, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ऋषभ देशमुख सिम्मी का था और उसी का रहेगा। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी के लब मुस्कुरा उठते हैं। वहीं दिव्या गुस्से से उबलते हुए बोलती है, तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो तो ठीक है, पहले मैं इस लड़की को ख़त्म करूँगी, फिर तुम्हें, क्योंकि जिसे मेरे प्यार की कदर नहीं है वह मेरे प्यार के काबिल नहीं है। अंकित गुस्से से दिव्या को घूरते हुए बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सिम्मी से दूर रहना। दिव्या सिम्मी पर गन तानते हुए बोलती है, आज मैं इसे जान से मार दूंगी, इसने मुझसे मेरे ऋषभ को दूर किया है। अंकित अपने गुंडों को इशारा करता है तो एक गुंडा दिव्या के पीछे जाकर उसके सर पर लकड़ी के डंडे से वार करता है, जिससे दिव्या के हाथ में पकड़ी हुई गन नीचे गिर जाती है और वह नीचे फर्श पर गिर जाती है। ऋषभ झटके से गुंडों को धक्का देता है और नीचे गिरी हुई गन को उठाकर उसके पास आते हुए गुंडे को ऊपर तान देता है। फिर वह अंकित पर गन तानते हुए बोलता है, सिम्मी जल्दी से यहाँ मेरे पास आओ। सिम्मी उठती है कि अंकित उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर ऋषभ अंकित के पैरों के पास गोली चलाता है और सिम्मी का हाथ छोड़ने के लिए बोलता है। अंकित सिम्मी का हाथ छोड़ देता है तो सिम्मी ऋषभ की आवाज़ की दिशा में बढ़ जाती है। सिम्मी के पास आने पर ऋषभ उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लेता है। दिव्या अपनी अधखुली आंखों से यह सब देख रही थी। उसे ऋषभ और सिम्मी से नफरत हो रही थी। जाओगे जिंदा यहाँ से तुम भी नहीं, अंकित ने हंसते हुए कहा और ऋषभ पर गन तान दी। अब स्थिति ऐसी थी कि सिम्मी ऋषभ की बाहों में थी और ऋषभ और अंकित ने एक दूसरे पर गन तान रखी थी।
वहीं दिव्या फर्श पर वैसे ही गिरे हुए अपना सर पकड़कर उन तीनों को देख रही थी। वह धीरे से उठती है और वहां पड़ा लकड़ी का डंडा पकड़कर धीरे धीरे सिम्मी की तरफ बढ़ने लगती है। चारों की आंखों में इश्क का जुनून था। ऋषभ और सिम्मी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। वहीं दिव्या और अंकित अपने जुनून के पागलपन में हैवानियत पर उतर आए थे। अंकित जहां ऋषभ को खत्म करके सिम्मी को पाना चाहता है, वहीं दिव्या ऋषभ और सिम्मी दोनों को मारना चाहती है, क्योंकि ऋषभ ने उसके प्यार की कदर नहीं की और ऋषभ के उससे दूर होने की वजह सिम्मी थी। दिव्या गुस्से में सिम्मी के सर पर डंडा मारती है। सिम्मी अपना सर पकड़कर आह करते हुए नीचे गिरने वाली होती है कि ऋषभ उसे पकड़ लेता है। ऋषभ का ध्यान बंटने पर दिव्या जल्दी से ऋषभ के हाथों से गन छीन लेती है। अंकित और ऋषभ दोनों दिव्या को गुस्से में घूर रहे थे, क्योंकि उसने सिम्मी को चोट पहुंचाई थी। उन दोनों का रिएक्शन देखकर दिव्या हंसते हुए बोलती है, वाह क्या बात है, एक लड़की के पीछे दो लड़के पागल हैं और दोनों ही उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर सिम्मी तो किसी एक को मिलेगी, पर तुम दोनों में से वो कौन होगा? पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं इस सिम्मी को ही ख़त्म कर देती हूँ, ना ये रहेगी और ना इसे पाने की लड़ाई होगी। सिम्मी अपना सर पकड़े हुए रो रही थी। वहीं ऋषभ और अंकित दिव्या को घूरने लगते हैं। अंकित अब अपनी गन दिव्या पर तान देता है और बोलता है, सोचना भी मत, नहीं तो जिंदा तुम भी नहीं बचोगी। अंकित की बात सुनकर दिव्या थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन जल्दी वह खुद को संभाल लेती है। देखो अंकित, पागल मत बनो, इस सिम्मी के लिए तुम चाहे कुछ भी कर लो, तब भी तुम इसके दिल से ऋषभ के लिए जो प्यार है उसे नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मेरी मानो तो इन दोनों को ख़त्म कर देते हैं, दिव्या ने अंकित को देखते हुए कहा। अंकित हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूँ कि अपने प्यार को मार दूँ? मैं अपनी सिम्मी को चोट पहुँचाने की सोच भी नहीं सकता हूँ। तुमने चोट पहुँचाई है अंकित, तुमने मेरे दिल को चोट पहुँचाई है, मेरे ऋषभ को, मेरे अपनों को चोट पहुँचाई है तुमने। सिम्मी ने रोते हुए कहा। ऋषभ सिम्मी को संभाल रहा था, उसे पता था यहाँ जो भी हो रहा है उसमें सिम्मी को बहुत तकलीफ हो रही होगी। बंद करो ये सब ड्रामा, तुम सबकी बकवास सुनकर मेरा सर दर्द हो गया है। मैं तुम तीनों को मार देती हूँ, उसके बाद ऊपर जाकर मेरी सिम्मी करते रहना, दिव्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और सिम्मी पर गन तान दी। पर वह सिम्मी पर गोली चलाती कि अंकित ने उसके हाथ पर गोली चला दी। दिव्या के हाथ से गन नीचे गिर गई और उसके हाथ से खून की धार बहने लगी। वह कराहते हुए अपना हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाती है। एक गुंडा आकर दिव्या की गन उठाकर अपने पास रख लेता है। पहले मैं बस ऋषभ को मारने वाला था, लेकिन सिम्मी को मारने का सोचकर तुमने भी अपनी मौत बुलाई है, अब तुम भी मरोगी, अंकित ने दिव्या को घूरते हुए कहा। बस करो तुम सब, सारी मुसीबत की जड़ मैं हूँ, मुझे ही मार दो। तुम दोनों अपने एक तरफा प्यार में इतने पागल हो गए हो कि तुम दोनों को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, हमारा क्या, हम क्या चाहते हैं उससे तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं और ऋषभ एक दूसरे से प्यार करते हैं, यह जानते हुए भी तुम दोनों हमें अलग करना चाहते हो। तुम दोनों प्यार करने का दावा करते हो, पर मेरी नज़र में वह प्यार है ही नहीं, बल्कि तुम दोनों का जुनून और पागलपन है। प्यार में कभी किसी की जान नहीं लेते हैं, बल्कि जान देते हैं। प्यार में अपने प्यार की खुशी मायने रखती है, ना कि उसको दर्द देते हैं। सिम्मी ने जोर से चिल्लाते हुए अंकित और दिव्या से कहा और रोने लगी। सिम्मी की बात सुनकर अंकित सोच में पड़ जाता है। गन पकड़े हुए उसके हाथ हल्का सा कांप जाते हैं। अंकित को कमज़ोर पड़ता देख दिव्या झटके से उसके हाथ से गन लेती है और सिम्मी पर तानते हुए बोलती है, बहुत शौक है ना त्याग करने का, अब अपने प्राणों का भी त्याग कर दो, बोलकर सिम्मी पर गोली चला देती है। और अंकित एक साथ चिल्लाते हैं, सिम्मी। दिव्या के दिल में सिम्मी के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि वह उसे जान से मारने के लिए भी तैयार थी। उसने अंकित के हाथ से बंदूक छीनी और सिम्मी पर गोली चला दी। सिम्मी को गोली लगती इससे पहले अंकित सिम्मी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और वह गोली उसके पेट में लग जाती है, जहां सिम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि गोली किसे लगी है। वहीं ऋषभ यह देखकर हैरान था कि अंकित सिम्मी की जान बचाने के लिए खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बेवकूफ़ इंसान, ये क्या किया तूने? दिव्या ने चिल्लाते हुए अंकित से कहा। मैंने कहा था ना कि सिम्मी से दूर रहना, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मेरी सिम्मी को मार दोगी? अंकित ने दिव्या को घूरते हुए कहा। उसके पेट से खून बह रहा था, इसे उसने अपने हाथ से दबा रखा था। मरना तो इसे है ही, बोलकर दिव्या फिर से सिम्मी के ऊपर गन तान देती है। ऋषभ कसकर सिम्मी को अपनी बाहों में भर लेता है और गुस्से से दिव्या को देखने लगता है। अंकित धीरे धीरे दिव्या के पास जा रहा था। तुम्हें गोली चलानी है ना, चलाओ, मेरे सामने से हट जाओ अंकित, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। अंकित दिव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, तो चलाओ गोली, रोका किसने है? ठीक है, तुम्हें मरने का शौक है ना, तू भी ऊपर जा, बोलकर दिव्या अंकित पर गोली चला देती है, जिससे अंकित के कदम लड़खड़ा जाते हैं।
पर वह रुकता नहीं। वह वैसे ही दिव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाता रहता है। दिव्या एक और गोली उसके ऊपर चलाती उससे पहले अंकित उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ से बंदूक लेकर उस पर तान देता है। ये क्या कर रहे हो अंकित, गन नीचे करो। दिव्या ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तुमने मेरी सिम्मी को मारने की कोशिश की है, अब तुम्हें भी उस दर्द का एहसास होगा जो तुम सिम्मी को देने की सोच रही थी, बोलकर अंकित दिव्या के ऊपर गोली चला देता है। की आवाज़ के साथ दिव्या अपना कंधा पकड़ लेती है। वह संभलती तब तक अंकित उसके ऊपर एक और गोली चला देता है। सिम्मी डर से ऋषभ की बाहों में सिमटी हुई थी। वहीं ऋषभ अपनी फटी हुई आंखों से यह सब देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। दिव्या अपनी आंखों में ऋषभ और सिम्मी के लिए नफरत लिए फर्श पर गिर जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। वहीं अंकित भी लड़खड़ाते हुए नीचे फर्श पर गिर जाता है। ऋषभ सिम्मी को अपने से अलग करता है और उसका हाथ पकड़कर अंकित के पास आता है और फर्श पर अंकित के पास बैठ जाता है और बोलता है, ये तुमने क्या किया अंकित? वहीं सिम्मी लगातार बस रोए जा रही थी। वह इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। अंकित एक नज़र सिम्मी को देखता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर देना ऋषभ, मैं अपने एक तरफा इश्क के पागलपन में तुमसे सिम्मी को दूर करने चला था, पर सिम्मी तो तुमसे प्यार करती है, वह तो मेरी हो ही नहीं सकती थी। फिर वह सिम्मी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, सिम्मी मुझे माफ़ कर देना, बहुत दिल दुखाया है ना मैंने तुम्हारा। मैं अपने एक तरफा प्यार में तुम्हारी खुशी देख ही नहीं पाया। मुझे लगा मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर अपना बना लूँगा, पर मैं गलत था। प्यार में किसी को बांधा नहीं जाता है, बल्कि उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता है। अगर वह तुम्हारा है तो तुम्हारे पास लौट आएगा, अगर नहीं आता तो समझो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने मुझे प्यार के सही मायने समझा दिए, पर मैंने जो गलतियाँ की हैं उसकी सज़ा तो मिलनी ही थी। यह सब बोलते वक्त उसके चेहरे पर पछतावा था। प्लीज़ अंकित तुम चुप हो जाओ, ज़्यादा बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, सिम्मी ने रोते हुए कहा। नहीं, आज बोल लेने दो मुझे, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पर मरने से पहले मुझे इतना बता दो कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? अंकित ने अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ कहा, हाँ अंकित, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुमने भले ही मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन फिर भी तुमने मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया और आज तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालकर अपना प्रायश्चित कर दिया। मैंने भी जुनून इश्क किया है, इसलिए मुझे पता है कि एक तरफा प्यार में इंसान कितना टूट जाता है। पर तुमने मुझे अपना प्यार ना समझकर अपनी जिद बना लिया, जिसके लिए तुम गलत रास्ते पर चले गए, सिम्मी ने रोते हुए कहा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सिम्मी, कि मेरी इतना कुछ गलत करने के बावजूद तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अब मैं चैन से मर सकूंगा। लेकिन प्लीज़ सिमू, मुझसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि भले ही मैं गलत था, मैंने गलतियां भी बहुत की, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। जाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें तुम्हें दे दी जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो भी तुम्हारी हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अंकित ने अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ कहा और सिम्मी को देखते हुए उसने अपनी आखिरी सांस ली। अंकित तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सिम्मी ने रोते हुए अंकित को हिलाते हुए कहा। पर वह तो इस दुनिया से जा चुका था। ऋषभ ने रोते हुए अंकित की आंखें बंद की और सिम्मी को गले से लगाकर कहा, वो चला गया सिम्मी, अब वह कभी वापस नहीं आएगा। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी को झटका लगता है और वह ऋषभ को पकड़कर रोने लगती है। तभी रीत पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है। वहां का हाल देखकर उसकी रूह कांप जाती है। एक तरफ दिव्या खून से लथपथ पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ अंकित। वह दौड़कर अंकित के पास जाती है और बोलती है, अंकित तुम ऐसे? उससे सही से बोला भी नहीं जा रहा था। ही इज़ डेड, ऋषभ ने कहा तो रीत को झटका लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अंकित अब उनके बीच नहीं रहा। वह अंकित को देखते हुए रोने लगती है। तुम थोड़ी देर पहले पुलिस के साथ आ गई होती तो शायद ऐसा नहीं होता, ऋषभ ने अफसोस से कहा। पुलिस अंकित और दिव्या की डेड बॉडी लेकर चली जाती है और गुंडों को भी पकड़ लेती है। उसके बाद सिम्मी और ऋषभ को पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। चूंकि ऋषभ की पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो पूछताछ करने और कागजी कार्रवाई करने के बाद पुलिस वाले ऋषभ और सिम्मी को जाने देते हैं। जब रीत को सारी बात पता चली तो वह शॉक्ड हो गई। अंकित ने इतना कुछ किया सिम्मी को पाने के लिए, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। और दिव्या, उसने भी सच स्वीकार करने की जगह अपने पागलपन में गलत कदम उठाया, जिसका नतीजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कहते हैं ना, गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होता है, जो अंकित और दिव्या के साथ हुआ। कुछ दिनों बाद सिम्मी हॉस्पिटल बेड पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अंकित की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए सिम्मी को अंकित की आंखें दी गई। आज उसकी आंखों से पट्टी हटने वाली थी। वह जितनी खुश थी उतनी ही घबराई हुई भी थी।
सभी घर वाले वहाँ उपस्थित थे, लेकिन इस बात की खबर सिम्मी को नहीं थी, क्योंकि ऋषभ उसे सरप्राइज देना चाहता था। कुछ ही देर में डॉक्टर धीरे धीरे सिम्मी की आंखों पर से पट्टी हटाने लगते हैं और पूरी पट्टी हटा लेने के बाद सिम्मी से बोलते हैं कि वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोले। सिम्मी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। पहले तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है, फिर धीरे धीरे उसे सब क्लियर दिखाई देने लगता है। उसकी आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ ऋषभ खड़ा था। उसे देखकर सिम्मी की आंखें नम हो जाती हैं। आज पूरे 3 साल बाद वह अपने ऋषभ को देख रही थी। फिर वह अपनी नज़रें दूसरी तरफ करती है तो आरती जी और विजय जी को देखकर हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह दोनों उसके सामने खड़े हैं। आरती जी सिम्मी के पास जाती हैं और बोलती हैं, कैसी हो बेटा। सिम्मी आरती जी के गले लगते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ मॉम। आज यहाँ आप और डैड को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आरती जी भी प्यार से सिम्मी का सर सहलाने लगती हैं। फिर सिम्मी आरती जी से अलग होती है और उसकी नज़र रीत पर पड़ती है। वह उसे अपने पास आने का इशारा करती है। जैसे ही रीत उसके पास आती है, सिम्मी उसे गले लगा लेती है। डॉक्टर सिम्मी को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी ऋषभ और सिम्मी को कुछ देर अकेले छोड़ने के इरादे से वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद ऋषभ सिम्मी के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। सिम्मी भी कसकर ऋषभ को गले से लगा लेती है। फिर उससे अलग होकर उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगती है। क्या देख रही हो, ऋषभ ने सिम्मी की आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हें देख रही हूँ ऋषभ, तुम्हें देखे बिना, तुम्हारे साथ के बिना 3 साल मैंने कैसे काटे हैं सिर्फ मैं जानती हूँ। सिम्मी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे सिम्मी, अब मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करूँगा, ऋषभ ने कहा और प्यार से सिम्मी का सर चूम लिया। सिम्मी अब ठीक थी तो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वह ऋषभ के साथ होटल आ गई थी। इसके बाद वह सब मुंबई जाने वाले थे। उसने आश्रम में अपने ट्रांसफ़र की अर्जी डाल दी थी। उसके जाने से आश्रम के लोग दुखी थे, पर उसके खुशहाल जीवन की कामना करते हुए सबने उसे खुशी खुशी विदा किया। सिम्मी ने रीत को भी अपने साथ चलने को कहा, पर रीत ने अपनी जॉब और मीत का ख्याल रखने का बोलकर उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। सिम्मी ऋषभ, आरती जी और विजय जी के साथ मुंबई के लिए निकल जाती है, पुरानी सभी कड़वी यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने। पर क्या यह सब कुछ इतना आसान होता है जैसा हम सोचते हैं। सिम्मी सबके साथ देशमुख विला के बाहर खड़ी थी। वह नम आंखों से विला को देख रही थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही था। वह सभी विला के अंदर चले जाते हैं और हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। घर की मेड पानी लेकर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। सिम्मी अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए पूछती है, मॉम दादू कहाँ हैं। आरती जी एक नज़र विजय जी और ऋषभ को देखती हैं, फिर बोलती हैं, बेटा उनकी तबीयत ख़राब है, वह अपने रूम में ही है। मॉम, मैं दादू से मिलकर आती हूँ, सिम्मी ने खड़े होते हुए कहा। बेटा तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर उनसे मिल लेना। आरती जी ने सिम्मी से कहा, नहीं मॉम, मैं पहले दादू से मिल लेती हूँ, बहुत वक्त हो गया है उन्हें देखे हुए, अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, सिम्मी ने धीरे से कहा। अच्छा ठीक है जाओ, आरती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सिम्मी खुशी से वहाँ से राजेश्वर जी के रूम की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे ऋषभ भी दादू के रूम की तरफ बढ़ गया। सिम्मी रूम में आती है तो देखती है कि राजेश्वर जी बेड पर लेटे हुए हैं। वह काफ़ी कमज़ोर नजर आ रहे थे। उनको इस तरह देखकर सिम्मी की आंखें नम हो जाती है। वह उनके पास जाते हुए बोलती है, दादू। राजेश्वर जी के कानों में जैसे ही सिम्मी की आवाज़ पड़ी, उन्होंने आंखें खोलकर सिम्मी की तरफ देखा। उसे देखकर उनकी बूढ़ी आंखों में चमक आ जाती है। वह हल्का सा मुस्कुराकर सिम्मी को अपने पास आने का इशारा करते हैं। सिम्मी राजेश्वर जी के पास जाकर बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़कर बोलती है, यह क्या है दादू, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे थे क्या। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, अब हम लूडो और चेस कैसे खेलेंगे। जी धीरे से अपना हाथ उठाकर सिम्मी के सर पर रख देते हैं और बोलते हैं, सिम्मी मेरी बच्ची। सिम्मी उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। इन 3 सालों में उसने अपने परिवार को बहुत मिस किया था। ऋषभ सिम्मी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप होने के लिए बोलता है। सिम्मी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हमेशा की तरह मैं आपको हरा दूंगी। सिम्मी ने यह बात इतनी मासूमियत से कही थी कि ऋषभ और राजेश्वर जी दोनों मुस्कुरा देते हैं। अच्छा दादू आप रेस्ट कीजिए, मैं फिर आऊँगी थोड़ी देर में, सिम्मी ने कहा और ऋषभ के साथ उनके रूम से बाहर निकल गई। राजेश्वर जी ऋषभ और सिम्मी को एक साथ देखकर बहुत खुश थे। विजय जी और आरती जी आपस में बातें कर रहे थे जब सिम्मी ऋषभ के साथ हॉल में वापस आती है। मिल लिया बेटा, आरती जी ने सिम्मी से पूछा। जी मोम, दादू को इस हाल में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, सिम्मी ने उदास होते हुए कहा। हमारे घर की रौनक वापस आ गई है, देखना वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।
आरती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आरती जी की बात सुनकर सिम्मी बस मुस्कुरा देती है। ऋषभ, तुम सिम्मी को लेकर रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ दोनों, आरती जी ने कहा तो सिम्मी बोलती है, सॉरी मॉम, पर मैं ऋषभ के साथ उसके रूम में नहीं रह सकती। सिम्मी की बात सुनकर सभी हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। क्यों बेटा, तुम दोनों के बीच अभी भी प्रॉब्लम है क्या? आरती जी ने चिंतित होते हुए कहा। नहीं मॉम, फिर? वो मॉम, मेरा और ऋषभ का डिवोर्स हो रखा है, मैं बिना किसी रिश्ते के उसके साथ उसके रूम में नहीं रह सकती, सिम्मी ने धीरे से कहा। सिम्मी, हमारा डाइवोर्स कहाँ हुआ है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए थे, ऋषभ ने सिम्मी को देखते हुए कहा। पर मैंने तो किए थे ना ऋषभ, और उस दिन मैंने खुद हमारा रिश्ता ख़त्म किया था क्योंकि तुम यही चाहते थे, सिम्मी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। हाँ सिम्मी, पर अब तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं फिर से तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, ऋषभ ने कहा। की बातों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। सिम्मी एक नज़र ऋषभ को देखती है और धीरे से बोलती है, कुछ जख्म भुलाए नहीं भूलते हैं। आरती जी और विजय जी जानते थे कि सिम्मी सही कह रही है, उसने उनके लिए, उनके परिवार के लिए और सबसे बड़ी बात ऋषभ के लिए बहुत कुछ किया है। इसके बदले में सिम्मी को क्या मिला? सबकी नफरत, दर्द और तकलीफ है। ऋषभ सिम्मी के पास जाता है और उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। वह सिम्मी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, पर अब मैं तुम्हें सिर्फ खुशियां देना चाहता हूं। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार किया था, अब मैं पूरे रीति रिवाज से पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे दोबारा शादी करूँगा। सिम्मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ देर सोचती है और बोलती है, नहीं ऋषभ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ के साथ साथ आरती जी और विजय जी भी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह जानते हैं कि सिम्मी ऋषभ से बहुत प्यार करती है। उसके शादी ना करने की वजह क्या है? सिमी बेटा, तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो? क्या अभी भी तुम्हें ऋषभ से शिकायत है? विजय जी ने सिम्मी से पूछा। नहीं डैड, अब मुझे ऋषभ से कोई शिकायत नहीं है, पर मैं पहले अपने मोम डैड को मनाना चाहती हूँ, उनके आशीर्वाद से ही शादी करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया है। जब तक मैं उन्हें मना नहीं लेती, अपना प्रायश्चित पूरा नहीं कर लेती, मैं ऋषभ से शादी नहीं करूँगी। सिम्मी ने शादी ना करने की वजह बताई। उसकी बात सुनकर आरती जी और विजय जी मुस्कुरा देते हैं। उन्हें यह जानकर खुशी होती है कि सिम्मी को अपने किए का पछतावा है और वह अपने पेरेंट्स को मनाकर शादी करना चाहती है। सिम्मी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स को मनाएंगे और उसके बाद उनकी रजामंदी से ही शादी करेंगे, ऋषभ ने सिम्मी को यकीन दिलाते हुए कहा। सिम्मी नम आंखों से बोलती है, तुम्हें बुरा नहीं लगा ऋषभ? बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएं और तुम्हें दिल से माफ़ कर दें। उसके बाद तुम्हें भी कोई गिल्ट नहीं रहेगा और तुम दिल से खुश रहोगी, ऋषभ ने सिम्मी की आंखों में देखते हुए कहा। ऋषभ की बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं तो ऋषभ बोलता है, तो कल से शुरू होता है मिशन सास ससुर मनाओ। उसके बाद सिम्मी का सामान गेस्ट रूम में रख दिया जाता है। वह सभी फ्रेश होने चले जाते हैं। सिम्मी नहाकर आती है और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े ऋषभ पर जाती है, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वह धीरे धीरे सिम्मी के पास चलकर आ रहा था। वह जैसे जैसे सिम्मी के करीब आ रहा था, सिम्मी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ऋषभ सिम्मी को प्यार से देखे जा रहा था। येलो कलर के सूट और उस पर रेड दुपट्टा लिए वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ के इस तरह देखने पर सिम्मी शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। सिम्मी को शर्माते हुए देखकर ऋषभ शरारत से बोला, ओहो, तुम्हें शर्माना भी आता है क्या? मुझे तो लगा था तुम्हें बस लड़ना आता है। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी गुस्से से उसे घूरते हुए बोलती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बस लड़ती रहती हूँ? अगर लड़ती हूँ तो तुम काम ही लड़ने का करते हो। हाँ, अब लग रही हो ना मेरी पुरानी वाली सिम्मी, जो मुझसे चाहे जितना भी लड़ ले लेकिन प्यार भी बहुत करती है, ऋषभ ने सिम्मी की आंखों में देखते हुए कहा। अच्छा ये बताओ किस लिए आए हो? अरे क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? ऋषभ ने हैरान होते हुए कहा। ऋषभ, अभी तो हम सब साथ में आए थे ना, सिम्मी ने ऋषभ को घूरते हुए कहा। ऋषभ सिम्मी के पास जाकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और बोलता है, अब तो मैं तुमसे एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकता, पर जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तो तुम्हें मुझसे दूर रहना ही होगा, सिम्मी ने ऋषभ के दोनों गाल खींचते हुए कहा। क्या यार, मैं यहाँ रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम हो कि दूर रहने की बात कर रही हो, ऋषभ ने मुंह फुलाते हुए कहा। ऋषभ के इस तरह मुंह फुलाने पर सिम्मी को हंसी आ जाती है। फिर वह अपना सर ऋषभ के सर से लगाकर बोलती है, ऋषभ, मॉम डैड मुझे माफ़ कर देंगे ना?
ऋषभ सिम्मी को गले से लगाते हुए कहता है, हाँ सिम्मी, माँ बाप हमसे कितना भी नाराज़ हो जाएं, वह हमें प्यार करना नहीं छोड़ते। माँ बाप की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है? वह अपने बच्चों की गलतियों को दिल से माफ़ कर देते हैं। फिर तुम तो इतनी अच्छी हो, वह सब अभी तुमसे नाराज़ हैं, पर तुम तो जानती हो ना कि वह सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। सिम्मी नम आंखों से बोलती है, मुझे उन सब की बहुत याद आती है ऋषभ। ऋषभ सिम्मी को अपने से अलग कर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, सिम्मी हम कल ही मॉम डैड के पास चलेंगे, पर प्लीज़ तुम आंसू मत बहाओ। सिम्मी हल्का सा मुस्कुरा देती है तो ऋषभ उसके सर को चूमते हुए कहता है, चलो नीचे चलते हैं, डाइनिंग टेबल पर मॉम डैड हमारा वेट कर रहे हैं। ऋषभ और सिम्मी थोड़ी ही देर में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सबके साथ खाना खा रहे थे। खाना फिनिश करने के बाद वह सब हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है तो एक सर्वेंट जाकर गेट खोलता है। जब सबकी नजरें गेट पर जाती हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गेट पर राजवीर जी और अंजना जी खड़े थे। उन्हें वहां पर देखकर सभी हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। राजवीर जी और अंजना जी एक दूसरे को देखते हैं, उन लोगों के पास चले जाते हैं। आरती जी ने बैठने के लिए बोलती हैं तो उनके बैठने के बाद सभी बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में मेड कॉफ़ी रखकर चली जाती है। सभी खामोश से बैठे हुए थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, कहाँ से बात की शुरुआत करें। राजवीर जी और अंजना जी को दिव्या की मौत से बहुत बड़ा झटका लगा था। वह दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन जब उन्हें सच पता चला तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि दिव्या ने इतनी गिरी हुई हरकत की थी। उन्होंने अगर दिव्या की हर जिद पूरी ना करके उसे सही गलत का पाठ पढ़ाया होता तो शायद दिव्या ने अपने पागलपन में जो कदम उठाया वह ना होता। अंकल आंटी, आप दोनों कैसे हैं? सिम्मी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। सिम्मी की बात सुनकर अंजना जी रोने लगती हैं, वहीं राजवीर जी की भी आंखें नम हो जाती हैं। वह माँ बाप कैसे होंगे जिनकी औलाद उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हो, वह भी ऐसी जगह जहाँ से कभी लौटकर आया नहीं जा सकता। अंजना जी ने रोते हुए कहा, उनकी तकलीफ का अंदाजा था सबको। दिव्या को तो उसके कर्मों की सजा मिली थी, किसी को तकलीफ पहुंचाने पर इंसान खुद कहाँ खुश रहता है। अंजना चुप हो जाओ, जो होना था वह हो गया, होने को कौन टाल सकता है। फिर तुम तो जानती हो ना कि दिव्या ने क्या किया था। आरती जी ने अंजना जी को दिलासा देते हुए कहा, उसी बात का तो दुख है कि मेरी बेटी ने इतनी गिरी हुई हरकत की थी। मैं तो उससे नफरत भी नहीं कर सकती, माँ जो हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि हमने कहाँ कमी छोड़ी, दिव्या ऐसी बन गई। अंजना जी ने अपने मुंह को ढककर रोते हुए कहा, आप दोनों की कोई गलती नहीं है आंटी, दिव्या ने खुद गलत रास्ता चुना था। उसे सही गलत की समझ नहीं थी। वह चाहती तो सच को स्वीकार करके एक खुशहाल जिंदगी जी सकती थी, पर उसकी बदकिस्मती उसकी किस्मत में मौत लिखी थी। सिम्मी ने अंजना जी से कहा, पर हम उसके बिना कैसे जिएंगे? वह बच्ची थी हमारी, उसने बहुत गलतियां की हैं, पर यह दिल नहीं मान रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। हम तो बिल्कुल अकेले हो गए। हम तो यहाँ तुमसे और ऋषभ से दिव्या की तरफ से माफ़ी मांगने आए थे। अंजना जी ने रोते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सिम्मी अंजना जी के पास जाती है, उनका हाथ पकड़कर बोलती है, किसने कहा आपसे कि आप दोनों अकेले हैं? मैं, ऋषभ और मॉम डैड हम सब हैं ना आपके साथ। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या ऋषभ आपका बेटा नहीं है? हम दोनों के होते हुए आप दोनों अकेले कैसे हो सकते हैं? सिम्मी की बात सुनकर अंजना जी रोते हुए उसको गले से लगा लेती है। राजवीर जी भी अपने आंसू पोंछते हुए हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। सभी इस दुख की घड़ी में एक साथ एक परिवार की तरह खड़े थे। दिव्या ने जो किया उसकी सज़ा तो उसे मिल गई, पर अपने पीछे वे अपने माँ बाप को दर्द और तकलीफ दे गई। इस दर्द और तकलीफ पर मरहम का काम किया सिम्मी के प्यार और अपनेपन ने। जहाँ अंजना जी और राजवीर जी को दिव्या के जाने का दुख था, वहीं सिम्मी जैसी बेटी और ऋषभ जैसा बेटा पाने की खुशी भी है। सिम्मी ऋषभ के साथ अपने बंगले के बाहर खड़ी थी। वह नम आंखों से बंगले को देख रही थी। बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं उसकी इस घर से। यहाँ उसका बचपन बीता है। पूरे घर में शैतानी और जिद करते हुए वह बड़ी हुई है। उसकी आंखों के सामने सारे पल घूम रहे थे। ऋषभ सिम्मी के कंधे पर हाथ रखता है तो सिम्मी अपनी सोच से बाहर आती है। सिम्मी, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। मुझे पता है तुम्हें सभी बीती बातें याद आ रही हैं। तुम ये सोच रही हो कि मॉम डैड मानेंगे या नहीं, पर हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे, ऋषभ ने सिम्मी को समझाते हुए कहा। उसके बाद सिम्मी डोरबेल बजाती है और बेचैनी से गेट ओपन होने का वेट करने लगती है। थोड़ी देर में गेट ओपन होता है। किसी सर्वेंट ने गेट ओपन किया था। कौन आया है? अंदर से आवाज़ आई। सिम्मी इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती थी। यह आवाज़ उसकी माँ कमला जी की थी। सर्वेंट कुछ बोलता उससे पहले सिम्मी उसको साइड करते हुए बंगले के अंदर चली जाती है। कमला जी, जो उस वक्त मैगजीन पढ़ रही थी, किसी के कदमों की आहट सुनकर सर ऊपर उठाकर देखती है तो उनके सामने सिम्मी खड़ी थी और उसके पीछे ऋषभ। सिम्मी को देखकर उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिश्रित भाव थे। उनकी आंखें सिम्मी को अपने सामने देखकर नम हो जाती हैं। आखिर कितने वक्त बाद देखा था उन्होंने सिम्मी को। वह खड़ी हो जाती हैं और धीरे से बोलती हैं, सिम्मी,
मॉम बोलते हुए सिम्मी दौड़कर जाती है और कमला के गले लग जाती है। वह उनको गले से लगाकर रोने लगती है। कमला जी भी कसकर सिम्मी को गले से लगा लेती हैं, यह सोचकर कि सिम्मी कहीं उनसे दूर न चली जाए। वह नम आंखों से बोलती हैं, सिमू मेरी बच्ची कैसी है तू? कहाँ थी बेटा? तुझे कभी हमारी याद नहीं आई? बहुत याद आई मॉम, आपको, डैड को और दादी को मैंने बहुत मिस किया, सिम्मी ने रोते हुए कहा। कमला जी सिम्मी को अपने से दूर करती हैं और उसे जी भरकर देखने लगती हैं। वह उसका सर चूमते हुए कहती हैं, आज कितने वक्त बाद मैं तुझे देख रही हूँ। मुझे तो लगा कि तू हमें भूल ही गई है। अपने मॉम डैड को कोई भूल सकता है क्या? सिम्मी ने कमला जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। कमला सिम्मी और ऋषभ को सोफे पर बैठने को बोलती हैं और सर्वेंट को कॉफी लाने का ऑर्डर देती हैं। सिम्मी इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, अपने डैड को ढूंढ रही हो। कमला जी ने सिम्मी को देखते हुए कहा। सिम्मी हिचकिचाते हुए बोली, डैड ऑफिस गए हैं क्या? और दादी कहाँ हैं? तुम्हारी दादी की तबीयत आजकल बहुत ख़राब हो रखी है। तुम्हारे डैड उन्हीं के साथ है। कमला जी ने सिम्मी को बताया। कौन आया है कमला? अमर जी ने अनुपमा देवी को व्हील चेयर पर लाते हुए कहा। तभी उनकी नज़र सिम्मी और ऋषभ पर पड़ी। सिम्मी को देखते ही उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया। वहीं अपनी दादी के बारे में जानकर सिम्मी बहुत दुखी थी। वह अपने डैड को अपने सामने देखकर बहुत खुश थी। आखिर उसके डैड उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। वहीं अनुपमा देवी भी सिम्मी को देखकर भावुक हो जाती हैं। इतना वक्त उन्होंने सिम्मी को याद करते हुए बिताया। वह अपने आप को बहुत लाचार समझ रही थी, क्योंकि वह दौड़कर सिम्मी को गले नहीं लगा सकती थी। सिम्मी कुछ बोलती उससे पहले अमर जी ने चिल्लाते हुए कहा, इस लड़की को अंदर किसने आने दिया? मैंने कहा था ना कि इस लड़की को घर में घुसने मत देना। कमला जी कुछ बोलने को हुई कि अमर जी ने उन्हें घूरकर देखा, जिससे वे कुछ बोल नहीं पाई। अमर जी की बात सुनकर सिम्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं ऋषभ उन सभी को बारी बारी देख रहा था। उसे अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगा। सिम्मी रोते हुए उठती है और जाकर अमर जी के गले लग जाती है और बोलती है, सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत गलतियां की हैं जिनका मुझे पछतावा भी है। मैं अपनी उन सभी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सिम्मी के गले लगने से अमर जी का दिल करता है कि वह सब कुछ भूलकर सिम्मी को गले से लगा लें। वह उनकी बेटी है। आज कितने वक्त बाद वह उनके सामने आई है, मगर फिर भी उन्होंने सख्त बनते हुए सिम्मी को अपने से दूर किया और कहा, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, यहाँ कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और लौटकर वापस कभी मत आना। प्लीज़ डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप सबके बिना यह साल मैंने कैसे काटे हैं सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कोई भी ऐसा पल नहीं होगा कि मैंने आप सबको याद ना किया हो, सिम्मी ने रोते हुए कहा। ऋषभ सिम्मी के पास आता है और उसे संभालने लगता है। ऋषभ देखो ना, डैड क्या बोल रहे हैं। वह बोल रहे हैं वो मेरे डैड नहीं है, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तुम बोलो ना उनको कि मुझसे मेरी गलती का एहसास है। वह बस एक बार मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगी, सिम्मी ने रोते हुए ऋषभ से कहा। सिम्मी की हालत देखकर सभी को रोना आ रहा था। वहीं अमर जी के चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। ऋषभ सिम्मी को सोफे पर बैठाकर अमर जी के पास जाता है और बोलता है, आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। सिम्मी ने जो भी गलतियाँ की हैं उसे उसका एहसास है। वह गिल्ट में जी रही है। इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम इसकी तारीफ़ कर रहे हो। क्या तुमने इसे माफ़ कर दिया है? अमर जी ने सिम्मी की तरफ इशारा करते हुए ऋषभ को तंज कसते हुए कहा। हाँ, मैंने सिम्मी को माफ़ कर दिया है। मानता हूँ कि सिम्मी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। यह शायद सिम्मी की अच्छाइयाँ ही हैं कि उसने हम सबके दिल में जगह बना ली। आज अगर मैं बीती बातें याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि सिम्मी मेरी लाइफ में आई। ऋषभ ने सिम्मी को देखते हुए कहा, तुमने भले ही इसे माफ़ कर दिया हो, मगर मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसने हम सबका दिल दुखाया है। इसने तुम्हारे लिए हमें छोड़ दिया। हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा इसकी खुशी के बारे में सोचा, लेकिन इसने तुमसे शादी करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अमर जी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। तब सिम्मी नादान थी, उसे सही गलत का फ़र्क नहीं पता था, लेकिन अब उस सिम्मी और इस सिम्मी में बहुत फ़र्क है। पहले वाली सिम्मी ज़िद्दी और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली थी, लेकिन अब की सिम्मी दूसरों के बारे में, उनकी खुशी के बारे में सोचती है। ऋषभ ने कहा, मुझे अब इस पर विश्वास नहीं है। अमर जी ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, विश्वास करना होगा आपको, सिम्मी अब बदल गई है। आपको पता है पिछले 3 सालों में सिम्मी ने कैसी ज़िंदगी जी है? मैं बताता हूँ आपको। बोलकर ऋषभ उन्हें शादी के बाद से लेकर अंकित और दिव्या की मौत तक सब बता देता है। ऋषभ की बात सुनकर कमला जी और अनुपमा देवी दोनों को बहुत तकलीफ होती है कि उनकी सिम्मी इतनी तकलीफ में थी और उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। वहीं अमर जी भी यह सुनकर जहाँ दुखी थे, वहीं सिम्मी की अच्छाइयाँ सुनकर उन्हें गर्व हो रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वह जल्दी से साफ कर लेते हैं। देखिए, हमारी बच्ची को अपनी गलती का एहसास है और वह आपसे माफ़ी मांग रही है। प्लीज़ आप सिम्मी को माफ़ कर दीजिए, कमला जी ने रोते हुए कहा। सिम्मी बहुत उम्मीद से अमर जी को देख रही थी, जो अपनी नजरें फेरे खड़े थे। मैंने तो सुना है कि माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वह अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं।
फिर आप सिम्मी को माफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं? उसे आप सबकी ज़रूरत है। एक बार दिल से सिम्मी के बारे में सोचिए और बताइए कि आपका दिल क्या कहता है। ऋषभ ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा। अमर जी कुछ सोचते हैं और सिम्मी के पास जाते हैं। उनको अपनी तरफ आते हुए देखकर सिम्मी खड़ी हो जाती है। अमर जी सिम्मी के पास आकर बोलते हैं, तुम्हें सच में हमारी माफ़ी चाहिए? सिम्मी रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। ऋषभ कहता है कि तुम बदल गई हो। क्या सच में बदल गई हो? तुम्हें हमारी खुशी की परवाह है। तुम माफ़ी मांगने के लिए क्या कर सकती हो? अमर जी ने सिम्मी को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, कुछ भी, जो भी आप कहेंगे, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। सिम्मी ने रोते हुए कहा, तुम ऋषभ से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ तो ठीक है। जिस ऋषभ के लिए तुमने हमें छोड़ा था, अब हमारे लिए तुम्हें ऋषभ को छोड़ना होगा। बोलो, कर पाओगी ऐसा? अमर जी की बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सिम्मी तो उनकी बात सुनकर लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो जाती है। वह रोते हुए बोलती है, डैड, यह आप क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा सिम्मी, अगर तुम ऋषभ को छोड़ दोगी तो। अमर जी ने सिम्मी को घूरते हुए कहा। सिम्मी रोते हुए ऋषभ को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। अमर जी की बात सुनकर ऋषभ को भी झटका लगा था। वह सिम्मी से बहुत प्यार करता है। अगर सिम्मी ने उसे छोड़ दिया तो वह कैसे रह पाएगा उसके बिना? सोच लो सिम्मी, तुम्हें ऋषभ चाहिए या फिर तुम्हारे डैड? सिम्मी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोते हुए कुछ देर सोचने के बाद अपनी आंखें खोलती है और कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, ठीक है डैड, मैं ऋषभ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा ऐसा करने से आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा और आप मुझे माफ़ कर देंगे तो ठीक है, मैं ऋषभ को भूल जाऊंगी। सिम्मी, ऋषभ ने तड़पती हुई आवाज़ में कहा। सिम्मी की बात सुनकर अमर जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह आगे बढ़कर सिम्मी को गले लगा लेते हैं। सिम्मी ने अमर जी से माफ़ी मांगकर अपने परिवार, अपने डैड को तो वापस पा लिया था, पर उसने हमेशा के लिए ऋषभ को खो दिया था। टू बी कंटिन्यूड।